चलिए आज हम यानी कि जो है बात करेंगे यानी कि मेटेलिक बॉन्ड की। मेटेलिक बॉन्ड यानी कि क्या होता है कि जब दो मेटल के आपस में बॉन्ड जब बनता है दो मेटल के बीच में, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब दो मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नल एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कर्नल कहते हैं। ठीक है, और यानी कि क्या हो जाता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लो मैं इसको जो है कलर करता हूं, यानी कि ये वाला जो होगा यानी कि क्या हो जाएगा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको जो ये जो लेस जैसे मान लो कि 2 5, इसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल कह दो या वैलेंस ऑर्बिट कह दो, जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसमें लिख के समझा भी देता हूं, यानी कि क्या होता है कि वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। अगर जो सिंपल शब्दों में कहूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि अगर जब मुझसे पूछा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit या outermost से और orbit is known as valence electron। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई एक एटम है, मुझे बताना है कि इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, यहाँ पे ले लेता हूँ 4। मुझे बताइए इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 4। वेरी गुड से जाए। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए, हाँ वेरी गुड, ठीक है, ओके वेरी गुड अरुण। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया 3, और इसके पास यानी कि जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 8 7। ठीक है, बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। 7। यानी कि जो 7। 7 हो जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, यानी कि जो भी आउटरमोस्ट में, यानी वेरी गुड, यानी कि जो आउटरमोस्ट में यानी कि में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अच्छा, कोई बताना चाहेंगे वैलेंसी किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ, The capacity of the atom. हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है अनुज, अंजू सॉरी, यानी कि जो है कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी, या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन or lost during the chemical reaction it is known as वैलेंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है वैलेंसी कहते हैं। ओके, यानी कि जो भी यानी कि क्या होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, इसको एक और डेफिनेशन है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि कंबाइन करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो वैलेंसी कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपको अगर जब 1 2 3 दिखे तब तो सेम वैलेंसी हो जाती है, लेकिन अगर जब 4 या 4 से ज्यादा हो तो एक में से माइनस कर देना। जैसे ऑक्सीजन के लिए यानी कि जो होता है 2 6 होता है, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गया। अगर ये 4 से ज्यादा है तो यानी कि 8 -6 कर देना, यानी कि कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1 2 3 रहे तो एज इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंसी के बराबर हो जाता है।
लेकिन अगर वो क्या हो जाए कि 4 या 4 से ज्यादा होता है तो आप क्या कर देना, एक में से माइनस कर देना। यहाँ पे ये भी कहता है कर्नल का मतलब होता है पॉजिटिव या न्यूक्लियस कह दो, ठीक है, यानी कि हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव कहते हैं। यानी कि कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो न्यूक्लियस है और उसके साथ जो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। सिंपली आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो है कर्नल बताया था कि यानी कि न्यूक्लियस के पास जो सेल होते हैं जिनके कारण जो यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हम लोग कह देते हैं। अब सिंपली जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को शायद याद हो, मैंने इसको जो है के नाम दिया था, फिर इसको हमने क्या नाम दिया था, यानी कि L। हमने कहा था कि न्यूक्लियस के पास होने के कारण यानी कि क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा था, यानी कि जो है KLMN रखा था। अब जितने सारे यानी कि क्या हो गए आउटरमोस्ट को छोड़ के, यानी कि बाकी सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके नजदीक है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है कर्नल कह देते हैं। ओके, मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है मैंने 5 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। वो क्या है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे कि ये ऑटोमोस्ट सर्कल है तो ये इलेक्ट्रॉन जो यानी कि क्या कर रहे होंगे, इधर या इधर जो है अलग अलग डायरेक्शन में यानी कि क्या करते रहते हैं, यानी कि जो घूमते रहते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट, किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यानी कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, मैंने अपने जो है एक और डिफिनेशन बताया। अब देखो होता क्या है ना, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताना कि जब मेटेलिक बॉन्ड बनता है तो उसमें कौन सा जो है बॉन्ड बनता है, यानी कि आयनिक, कोवेलेंट या कोई और, बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया, सजल, प्रीति, वरुण, Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके, ठीक है, यानी कि हमने Yes, sir. क्वेश्चन क्या पूछा कि जैसे आयनिक बॉन्ड में आयन के कारण बनता है तो मेटेलिक में किसके कारण बनता है, आयनिक के कारण या कोवेलेंट के कारण या किसी और के कारण। ये मेटलिक मेटल है तो यानी कि मेटल के कारण बनता है। होता क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है दूसरा एटम ले लिया, और अगर जब दूसरा एटम ले लिया तो यानी कि इस प्रकार से। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि आप लोगों को स्कूल में कहा जाता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ बैठना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर जब पढ़ता है तो यानी कि पढ़ने के साथ साथ जो है यानी कि क्या हो जाता है, हमें भी यानी कि क्या करता है, पढ़ने का मन करता है। जैसे मान लो कि आप टॉपर के साथ रहोगे ना तो आप भी सोचोगे कि हम भी टॉप करें। अगर जब आप पीछे वाले स्टूडेंट के साथ रहोगे तो यानी कि क्या कहोगे कि कैसे बदमाशी करे, सर का जो है डंडा कैसे जो है यानी कि छुपा दे, या सर की जो है कोई और भी चीज, घड़ी या चश्मा जो है कैसे जो है जो है छुपा दे, इस तरह की जो है शैतानी करोगे। अगर आप टॉपर के साथ सोचोगे तो यानी कि ये सोचोगे कैसे इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए। इसलिए कहा भी गया संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छी संगति में रहना, यानी कि जो किताबों की संगति में रहना, तो ये आप लोगों को हमेशा जीवन भर साथ देगा। ओके, अब होता क्या है कि किसी समय जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव या जो है निगेटिव आ जाते हैं। अब अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो यानी कि खींचेगा, तो जिस कारण से यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, और इधर साइड यानी कि क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। इधर साइड यानी कि जब पॉजिटिव आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यानी कि क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इधर साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में यानी कि क्या लगता है, यानी कि फोर्स लगता है, और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना कि इसके अंदर जो बनता है वो कैसे बनता है, यानी कि जो है मेटल के कारण जब बनता है, रहते रहते यानी कि क्या हो जाता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इस कारण से यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, इनमें जो आपस में यानी कि क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण से जो बॉन्ड आपस में जुड़े रहते हैं। खैर, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये तो बता दिया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। यानी कि आयनिक बॉन्ड का मतलब यस होता है सर। कि जिसके पास यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी कि स्टेबिलिटी आए। अगर जो स्टेबिलिटी आए यानी कि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बताइए। Low. यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी लो। हाई होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी,
लो हो जाएगी, होगी कि नहीं? यही तो कल की क्लास में हमने यस सर। बताया था कि यानी कि वैसे मैंने कहा था कि आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि जो है आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इन्होंने क्या लिखा, एलिमेंट्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये ऑक्टेट ही क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? सेप्टेट क्यों नहीं करना चाहते, नॉक्टेट क्यों नहीं करना चाहते थे, या नोनेट क्यों नहीं करना चाहते, या डेकेट क्यों नहीं करना चाहते? ये ऑक्टेट ही क्यों करना चाहते हैं, बताइए। सर बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए? बैलेंस। बैलेंस करने के लिए तो ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली स्टेबल जो जहां पे ज्यादा होता है ना, वो ऑक्टेट पे होता है, इसीलिए हर कोई एटम क्या चाहता है, ऑक्टेट को पूरा करना। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, डुप्लेट को पूरा करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, डुप्लेट पूरा करते हैं। डुप्लेट पूरा करते हैं, ठीक है। बाकी सभी के सभी जो है यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है ऑक्टेट को पूरा करते हैं। ऑक्टेट के कारण यानी कि क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी यानी कि हाई होती है, जिस कारण से एनर्जी जो होती है यानी कि क्या हो जाती है, लो हो जाती है। आपको ये मैंने बता दिया था, आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के कारण बनते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कारण बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस कारण से होता है। मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं बताया था, ठीक है। एक बात ध्यान से सुना, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। दो वर्ड आउट है, आप शायद एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी का नाम सुनेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंसी में कब बनता है, जब ये आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कब बनता है, जब ये कब क्या हो, आयनिक बॉन्ड में बनेगा। आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंसी कब बनता है, जब कैसा बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड में, यानी कि जो है कोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये जो है आप लोगों को याद रखना, वहां भी ये भी आगे भी बताएंगे कोवैलेंट कोवैलेंसी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1। वेरी गुड। यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। मुझे बताना 1। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास मान लो कि MgCl2 है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, क्लोरीन के पास यानी कि कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि कितने हो जाएंगे, 2 2 और 2 और 2। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1, अब कितने इलेक्ट्रॉन 0। यानी कि लूज और गेन कर रहा है मैग्नीशियम, 2। यानी कि 2, कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। या सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो कि कितना पॉजिटिव चार्ज बन रहा है या कितना नेगेटिव, टोटल वही उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। अब जैसे आपसे पूछ सकता है कि AlCl3 में बताइए कितना यानी कि जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, 3 हो जाएगी। 3, वेरी गुड, 3। यानी कि कितनी हो 3 सर। जाएगी, यानी कि जो है 3 हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं कि किन किन फैक्टर पे यानी कि जो है ये आयनिक बॉन्ड जो है यानी कि डिपेंड करते हैं। यानी कि फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, यानी कि कौन कौन सा यानी कि जो है फेवरेबल कंडीशन होता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, अब देखो हम बात करते हैं पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि हमारे पास यानी कि क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जितना ज्यादा अगर जो डिफरेंस हाई होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि बाद में आप भूल जाओ तो फिर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। और इसका मतलब क्या होता है, तो बताना चाहेंगे, ईए का मतलब
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम एक एक करके जो है सबको समझाते हैं, बाकी लेटिस एनर्जी आज हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ध्यान से सुना मेरी बात है, यानी कि मैंने क्या कहा कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, और आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था सबसे ज्यादा किसका होता है बताइए। सॉरी। ओके, आपको याद रख लेना है, फोन कॉल करना है कहाँ पे, बिहार में, और इसका जो है लगभग लगभग क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, फोन कॉल यानी कि जो है बिहार करेंगे। अब देखो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, यानी कि जो डिफरेंस भी ज्यादा होगा, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो यानी कि वो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यानी कि जो है लो होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, यानी कि जो है लो होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, यानी कि कम एनर्जी में, तो उतना बढ़िया है। जो जितना आसानी से, जिसका साइज बड़ा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कम आयनाइजेशन एनर्जी में, यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा यानी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि क्या करेगा कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, यानी कि इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो है जो एलिमेंट क्या कर ले, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, और ले लेगा तो यानी कि इस पे चार्ज कैसा आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा ये। और आयनाइजेशन एनर्जी जब डोनेट कर देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। और साथ में यानी कि क्या होता है, लेटिस एनर्जी निकलती है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना, लेटिस एनर्जी को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। मैं जो डिफाइन कर रहा हूं वो थोड़ा सा बुक की जो यानी कि ईपीपीटी की तुलना से थोड़ा सा अलग है। चीजें सेम ही है, घुमा फिरा के आपको मैं समझाऊंगा कि चीज सेम है। देखो, अगर जब आपको याद रखना है कि लेटिस एनर्जी क्या होती है, जब दो आयन के मिलने के बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद एनर्जी जो रिलीज होती है उसको लेटिस एनर्जी कहते हैं। फिर से ध्यान से सुना कि जब दो आयन, अब दो आयन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं यहाँ पे Na+ और Cl- से कंपाउंड बनाऊंगा NaCl, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटिस एनर्जी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो लेटिस एनर्जी कहते हैं। हम अभी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, यानी कि क्या होता है लेटिस एनर्जी। इन्होंने क्या करा है कि 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस कंस्टिट्यूएंट आयन। आपको पता होगा कि जब हम यहां से क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, और अगर जो एनर्जी सिस्टम को हम देते हैं तो यानी कि कैसा ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो केस है, अगर जो रिलीज करता है तो यानी कि निगेटिव होता है, और जब हम देते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव हो जाता है। Na+ और Cl- यानी कि क्या बन जाता है, NaCl, और साथ में यानी कि क्या निकलता है, लेटिस एनर्जी। यहाँ पे जो लेटिस एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है, और यहाँ पे जो लेटिस एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी दे रहे हो, दोनों में सेम ही एनर्जी देते हैं, बस अंतर होता है साइन का। जनरली बुक कहता है कि आप इस वाले का यूज कीजिए, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, आयन से कोई कंपाउंड बनाते हैं, तोड़ते नहीं है। हम क्या करते हैं, आयन से यानी कि क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब आयन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो जिस कारण से यानी कि जो है क्या करेगा, यानी कि जो है जब भी याद रखना कि आयन जब फॉर्म करेगा तो आयन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी उसको लेटिस एनर्जी कहेंगे। मैं आपको बॉर्न हैबर साइकिल यहीं पे समझा देता हूँ। लेटिस एनर्जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा लेटिस एनर्जी का एंड बॉर्न हैबर साइकिल का, सुना है नाम। यस। हाँ, चलिए मैं Yes, बताता sir. हूँ। यानी कि देखोगे अपनी एनसीईआरटी बुक में दिया होगा Na से मैं यानी कि क्या बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे Na सॉलिड है, और Cl2 से मैं ऊपर में लिख देता हूँ ताकि कि नीचे में जो है पूरा मेरा अट जाए। यहाँ पे Na सॉलिड और हाफ Cl2 से मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ये गैस है,
यानी कि NaCl सॉलिड बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, साथ में यानी कि क्या निकलता है, डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलता है। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो यानी कि क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हमें पता है जब एटम कंबाइन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप लोगों को हेस लॉ याद है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, वहां पे कहता है कि आप क्या करो कि टोटल एनर्जी, जैसे समझाने के लिए मैं समझाता हूँ। मेरे पास, मैंने 3 बच्चों को पैसे दिए, 3 को मेरे को देना है। एक को 2 रुपए देना था, एक से मेरे से 1 रुपए लेना था, दूसरे से 4 रुपए लेना था। इस मैंने कहा कि टोटल मेरे पास जो इनकम हुआ, मेरे पास 5 रुपीज हुआ। मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हुआ इस चीज को, यानी कि इन्होंने बॉर्न यानी कि जो है इन्होंने क्या कहा था हेस लॉ में कि किसी भी रिएक्शन में जब मल्टी स्टेप की रिएक्शन होंगे तो क्या होगा, टोटल जो एनर्जी होगी यानी कि सबको जोड़ने के बाद जो होगी वही यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। लेटेस्ट एनर्जी में यानी कि क्या करते हैं, सबको अलग अलग एनर्जी को निकालते हैं। यानी कि बेसिकली हमको फॉर्मूला निकालना है कि लेटेस्ट एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास Na सॉलिड है और यानी कि क्या है, हाफ, और Cl2 है। यानी कि क्या है, Cl2 गैस है। ठीक है, और यहां से यानी कि क्या है, NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा HF का फॉर्मेशन यानी कि हीट रिलीज होगा। अब मैं चाहता हूं कि आयन से यानी कि लेटेस्ट एनर्जी बनेगा, तो मैं क्या करूंगा कि Na से यानी कि क्या बनाना चाहूंगा, Na प्लस आयन। लेकिन सबसे पहले सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आयन जब भी बनता है किससे बनता है, गैसियस स्टेट से बनता है। तो हमने यानी कि क्या करा, सोडियम से यानी कि क्या कर दिया, यानी कि जो है Na प्लस बना दिया। अब देखो गैस बन गया तो यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये जो एनर्जी होती है ना, Na से Na गैस, सॉलिड से जब गैस जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। sublimation, वेरी गुड, सही जवाब। ठीक है, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख देता हूं, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगर से आपने क्या करा कि किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो उस एनर्जी को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, प्रेडिक्टेबल में बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो कहा था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम चाहते हैं कि Cl2 तो गैस में ही है, तो यानी कि मेरे को गैस में तो कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक क्लोरीन का निकालने के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे पहले। यानी कि अगर जो Cl ऐसा है तो इसको तोड़ के यानी कि क्या करेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम तोड़ कैसे निकाल लेंगे, तो यानी कि जैसे ही तोड़ेंगे तो यानी कि क्या लगेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि यहां से जैसे तोड़ोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को मैं शॉर्ट फॉर्म में BdE/2 लिख देता हूँ। ठीक है, कई जगह पे Be अपनी एनसीईआरटी में Be/2 भी लिखा हुआ रहता है, ये गैस ऑलरेडी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको आयन कन्वर्ट कर लेना, यानी कि Cl माइनस में। अब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, -EA। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यानी कि क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और इसके कारण यानी कि क्या निकलेगा, लेटेस्ट एनर्जी निकलेगा। और इसको हम किसके बराबर कर देंगे, डेल्टा HF पे। याद रखना कि जब भी आपको अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग लेटिस, आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बॉर्न हैवल साइकिल, ये एक नीट में नहीं पूछा जाएगा, जेई में नहीं पूछा जाता है, सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि बॉर्न हैवल साइकिल को आप बनाइए। आपके अगर जब बोर्ड में अगर जब क्वेश्चन आएगा तो क्या बोल देगा कि बॉर्न हैवल साइकिल को जो यानी कि फॉर्म कीजिए। तो आप जो यानी कि क्या कर सकते हो कि सबसे पहले सोडियम क्लोरीन लिखना, जो जिस स्टेट में है उसको हम लोग आयन के फॉर्म में लाएंगे। और आयन के फॉर्म में लाने के बाद यानी कि क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है लिखेंगे। और यानी कि हम डेल्टा H के यानी कि जो है इक्वल कर देंगे। अगर मैं कहूं कि डेल्टा HF यानी कि किसके बराबर था, सबसे पहले हमने क्या करा, सब्लिमेशन एनर्जी लगाया।
फिर किस में लगाया, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी लगाया, फिर यानी कि क्या लगाया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाया। यहाँ पे क्लोरीन था तो यानी कि हाफ लगाया, कुछ और होता तो यानी कि जो है कुछ और लगाते। फिर हमने क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाया, और फिर यानी कि क्या लगाया, लेटिस एनर्जी लगाया। अब हमें तो लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, तो हम लोग लेटिस एनर्जी यानी कि क्या लिख सकते हैं, लेटिस एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस सब्लिमेशन एनर्जी माइनस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 प्लस यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि लिख देंगे। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना, याद रखना कि हर एक जगह सेम फॉर्मूला यूज नहीं करना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला यूज करना है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता कि यहाँ पे जो है लिक्विड होता, पहले लिक्विड से यानी कि गैस में कन्वर्ट करते, ठीक है, यानी कि वेपोराइजेशन एनर्जी का ऐड करते। तो यानी कि इस प्रकार से अलग अलग के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, अगर हो सकता था कि सॉलिड से वो लिक्विड आता, लिक्विड से गैस आता, यानी कि हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले जो है मेल्टिंग यूज करते, फिर यानी कि क्या करते हैं, वेपोराइजेशन के यूज करते। यानी कि इस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड के लिए जो है अलग अलग लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला। इसीलिए इसको रटना भी नहीं, और मैं रटने के लिए कहूंगा भी नहीं, आपको बस समझना है। आपसे एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाएगा कि बॉर्न हैबर साइकिल जो है यानी कि क्या है, तो आप बिल्कुल आसानी से जो है इस पूरे जो है साइकिल को बना देना, और वहां पे डेल्टा एच एफ को यानी कि क्या कर देना, इन सभी के छोटे छोटे कौन ने ऐड किया कौन ने निगेटिव है, इन सभी को ऐड करके जो यानी कि क्या कर देना, लिख देना। चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा है तो बता दीजिए। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि जो है हम लोग लिख लेंगे। अब देखो जो लेटिस एनर्जी है ना, देखो क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि लेटिस एनर्जी जो होगी ना, मैं लेटिस एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में एल लिख देता हूं, अगर जो हाई करना है ना तो रेडियस को डिक्रीज कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, भी मैं क्वेश्चन दूंगा। यानी कि अगर लेटिस एनर्जी को हाई करना है तो रेडियस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर लेटिस एनर्जी को डिक्रीज करना है तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, रेडियस को इंक्रीज करना पड़ेगा। कहोगे सर कैसे? देखो खुद सोचो कि लेटिस एनर्जी जिसकी साइज बड़ी होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अगर जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा उसमें कम एनर्जी लगेगी, लेकिन छोटा एटम होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, वहां से एनर्जी जो है आपकी ज्यादा निकलेगी। खैर, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, पहले इन तीनों पॉइंट को समझा देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि लेटिस एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। अब देखो ये आर प्लस और आर माइनस यानी कि आयनिक कंपाउंड बन रहा है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे यानी कि क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। यानी कि एक पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक पे यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इन दोनों को यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो है मिला के जो बनाएंगे, यानी कि जो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है। अभी इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग यानी कि क्या कहेंगे, इंटर आयनिक डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, निगेटिव ले लेता हूँ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और यानी कि आर प्लस क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन है, आर माइनस क्या है, रेडियस ऑफ एनायन है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं कि अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of lattice energy। लैटिस एनर्जी मैं आपको ऐसे ही दे देता हूं, आप बस आप अरेंज करके बताना। NaF LiF और मैं दे देता हूं CF KF। आप मुझे बताओ कि इसको अरेंज करो, या सबसे पहले बताओ कि सबसे ज्यादा जो है लेटिस एनर्जी किसकी होगी।
LIF, वेरी गुड। यानी कि जिसका साइज यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि छोटा होगा, यानी कि डिक्रीज होगा, लेटिस एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि हाई हो जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा तो यानी कि किसका हो गया, LIF का। फिर बताइए किसका हो जाएगा, NAF, NAF। उसके बाद किसका होगा, KF, KF। लास्ट में यानी कि किसका हो जाएगा, CGM। ठीक है, हाँ ओके। अब अगर मैं सेकंड कहूं कि आपको यानी कि बताना है कि मान लो मेरे पास यानी कि क्या हो कि मैं एक 1 मिनट, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। यानी कि बताना कि सबसे कम यानी कि किसका होगा, लोएस्ट Barium एनर्जी oxide, किसका हो जाएगा, Barium oxide, ओके बेरियम ऑक्साइड। यानी कि जो है लोएस्ट लेटिस एनर्जी जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, बेरियम ऑक्साइड की हो जाएगी। आपको यानी कि अब ये तो समझ में आ गया होगा कि लेटिस एनर्जी से रिलेटेड अगर जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं देखोगे कई बार पूछा गया है, तो वहां पे आप देखना कि साइज अगर बड़ी है लेटिस एनर्जी कम होगी, साइज छोटी है तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, सेकंड केस पढ़ते हैं। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, यानी कि अगर उस पे चार्ज भी देखना, अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव और निगेटिव का चार्ज का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। या सिंपल शब्दों में कहूं तो यानी कि जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा उसकी जो यानी कि क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगी, लेटिस एनर्जी हो जाएगी। या सिंपली कहो जेड प्लस यानी कि चार्ज ऑफ कैटायन है, जेड माइनस के चार्ज ऑफ एनायन है। यानी कि जितना ज्यादा यानी कि जेड प्लस होगा यानी कि उतना ज्यादा यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, या जितना ज्यादा जेड नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के नहीं है। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सर एक के है कि नहीं, दोनों के हैं। यानी कि जितना ज्यादा यानी कि चार्ज ऑन कैटायन होगा और जितना ज्यादा चार्ज ऑन एनायन हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा। ओके, हम इस प्रकार से यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जेड प्लस और जेड माइनस को जो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ तक जो है यानी कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में no sir, कराता हूँ। अब मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप बताना कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेटिस एनर्जी, NaCl, MgCl2 और AlCl3। ठीक, बताइए यानी कि किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, AlCl3। यानी कि जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा होगा, यानी कि इस पे +3 है, सिंपली आप कह सकते हो इस पे +1 है, इस पे +2 है। तो यानी कि जिसका जितना ज्यादा यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो उतना ज्यादा यानी कि जो है लेटिस एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से खैर लेटिस एनर्जी चार्ज डिसाइडिंग फैक्टर, यानी कि जो चार्ज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि लेटिस एनर्जी को डिसाइड करने के लिए। अब यहाँ पे बताना कि Li पे कितना चार्ज होता है, +1, और इस पे चार्ज कितना होता है, -1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, yes sir, ओके। यानी कि इसका जो इंटर आयनिक डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना है, यानी कि 2.01, यानी कि कितना है 2.01। लेकिन और इसके Z1 यानी कि इसका 1 इसका 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 1। और इसकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 1004 किलो जूल मोल इनवर्स हो जाएगी। लेकिन देखो MgO में +2 -2, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यानी कि इसकी इंटर आयनिक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2.10। अगर आप एक चीज ध्यान रखना कि कई बार ना इंटर आयनिक डिस्टेंस पूछेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना कम यानी कि आयनिक डिस्टेंस होगा, फिर उतना ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होंगे, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होंगे तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि उतना कम हो जाएगा। और देखो कितना ज्यादा अंतर है, यानी कि करीब करीब जो है 4 टाइम्स यानी कि क्या है, इसकी वैल्यू जो है ज्यादा है। ओके, तो यानी कि इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यानी कि MgO जो है यानी कि इस प्रकार से ये जो है हो जाएगा। ओके, अब देखो यानी कि जस्ट ये रिपीट हो गया है 1 मिनट,
देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, यानी कि क्या करना है, बनाना है KI, KBr, KCl और KF में, यानी कि जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि देखो सबसे ज्यादा साइज किसका छोटा होता है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी कि जिसका साइज छोटा, क्योंकि ये तो सब में सेम है, जो चीज सेम है तो यानी कि उससे तो कंपैरिजन करेंगे नहीं, हम कंपैरिजन किससे करेंगे, जो चीज सब में कॉमन नहीं है, यानी कि हम क्या करेंगे, उससे जो है यानी कि क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यानी कि फ्लोरीन के पास यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे छोटा साइज हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी किसकी हो जाएगी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ पे जो है अरेंज कर रहे हैं किसके आधार पे, यानी कि इंक्रीजिंग है। तो कोई ये वाला क्वेश्चन मैंने जस्ट बता दिया। अब देखो यानी कि ये वाला देखिए, यानी कि सोडियम NaF Mg+F2A अलग 3, यानी कि यहाँ पे क्या है कि तीनों के लिए जो देखो, इस पे एक प्लस है, एक माइनस है, एक +2 है, -2, टोटल एक +3 है और एक -3 है, तो यानी कि दोनों यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1, 4 और यानी कि 6, सॉरी 9, यानी कि जितना ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी जो है ऑर्डर को निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की, हम लोग क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। मैं यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ। पोलर क्या होता है, कोई जानते हैं, पोलर किसे कहते हैं, कोई बताना चाहेंगे, कोई तो बताइए, सेजल, अनुज, वरुण, अंजू, अनमोल, प्रीति, पोलर किसे कहते हैं, सर जो पोलर तो जो डाइपोल होते हैं। ओके प्रीति, ठीक है। अगर जो सबसे बेस्ट तरीका तो सही आपने कहा प्रीति, यानी कि जो है डायपोल मोमेंट से करते हैं, लेकिन मैंने नहीं बताया तो मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ कि आपको याद रखना कि पोलर कैसा होता है, पानी होता है, आप इतना से याद रखोगे, पोलर क्या होता है, पानी होता है, नॉन पोलर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। आपके 95% क्वेश्चन जो है इससे बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि आपस में डायपोल मोमेंट के कारण कैंसिल हो जाते हैं और वो ये नॉन पोलर हो जाते हैं। आपको क्या याद रखना है कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, यानी कि जो है पोलर पानी होता है। बस मैं राइमिंग बनाने के लिए वाटर नहीं बोल रहा हूँ, पोलर को क्या बोल रहा हूँ, पानी बोल रहा हूँ, नॉन पोलर को मैं क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन बोल रहा हूँ। ओके, याद रहेगा, यानी कि N2 इसको लिखते हैं यस सर। नाइट्रोजन। अगर मैं इसकी बात करूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, OH। आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, हाइड्रोजन की कितनी होती है, आपको याद भी रखना है 2.1 होती है। अब देखो इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 1.4 हो जाएगा, यानी कि हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि जिनके बीच यानी कि डिफरेंस आएगा, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं है, इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि पोलर कहेंगे। लेकिन देखो N2 में यानी कि N डबल बॉन्ड, यानी कि जो है सॉरी ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। अब इसकी जो है हम लोग कितनी ले लेते हैं, फोन कॉल, यानी कि आपको मैंने बताया था कि आपको जो पीरियोडिक टेबल में जो है कौन से जो है यानी कि जिनकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो आपको याद हो मैंने क्या कहा था, फोन कॉल करना है कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, फोन कॉल करना है बिहार में। अब देखो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ रही है, यानी कि जो है 0 आ रही है। अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी, यानी कि जो है 0 हो जाएगी। अब जैसे ही यानी कि क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या होगी, 0 होगी, तो ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये हर जगह 100% इफिशियंट नहीं है। जैसे CH4 ये आपस में डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं और जिस कारण से यानी कि क्या कर जाते हैं, ये नॉन पोलर शो करते हैं।
लेकिन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन को छोड़ के यानी कि सभी के सभी जो है यानी कि जो है ये जो है पोलर सो और नॉन पोलर जो है बता देगा। यानी कि आपको क्या करना है कि देखना है कि पानी हो जो होगा पानी में यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, और अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा वो जो है पोलर हो जाएगा, और जिसके अंदर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। यानी कि जो है जीरो हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, अब यहां से हमें पता लग गया कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। दूसरा, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, याद रखना एक बात को, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पोलर जो होता है ना वो पोलर में डिसॉल्व करता है। पोलर जो होता है वो किस में डिसॉल्व करता है, पोलर में डिसॉल्व करता है। याद रखना, क्या याद रखोगे, पोलर जो होता है वो पोलर में डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर जो होता है वो किस में डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व करता है। इतनी सी बात याद रखोगे। कई बार जो है इसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि पोलर जो होता है वो पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। ओके, यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना। जैसे पानी और नमक ये दोनों यानी कि क्या है, पोलर है। देखो यानी कि H2 का भी मैंने कहा पोलर है, NaCl में भी यानी कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर दोनों पोलर होगा तो डिसॉल्व होगा, लेकिन एक पोलर दूसरा नॉन पोलर होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे पानी और ऑयल, पानी पोलर है लेकिन ऑयल नॉन पोलर है, जिस कारण से यानी कि क्या होता है डिसॉल्व नहीं होता है। याद रखना, पोलर जो होता है पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर जो होते हैं नॉन पोलर में यानी कि क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं। अब ये मैंने बात बता दी थी कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्या होती है, यानी कि जो है हाई होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यानी कि क्या लगता है ज्यादा लगता है। मैंने ये भी बात बता दिया था कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट, ये क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है कहाँ पे, मोल्टन और यानी कि एक्वस स्टेट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही चार्ज यानी कि जो है होता है तो जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा कंडक्ट करेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, बोलिए। यस सर। यस सर। अब यानी कि आप लोगों के लिए ये दो नया वर्ड है, आइसोमॉर्फिज्म और यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पहले मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, और यानी कि क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। देखो आप लोगों को आइसो का मतलब बताया था, क्या बताया था, सेम। सेम। होता है। मॉर्फिज्म का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर या फॉर्म जो है यानी कि क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, पॉली का मतलब होता है यानी कि मैनी, मैनी। और यानी कि क्या होता है मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता है। यानी कि क्या होता है, या तो इसके यानी कि क्या होगा आइसोमॉर्फिज्म में, अगर जब डिफरेंट 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 कंपाउंड यानी कि क्या करेंगे, यानी कि इनका जो फॉर्म होगा यानी कि सेम होगा। अगर जो इसका फॉर्म सेम होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि जैसे मैं कहूं कि NaCl, देखो दो अलग अलग कंपाउंड है NaCl एंड KCl, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। दोनों अगर जो अलग अलग कंपाउंड है और दोनों के स्ट्रक्चर यानी कि कैसा होता है, यानी कि जो है क्यूबिक होता है। अब देखो दो अलग अलग है, ऐसो मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर हो, जब अलग अलग कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब एक ही कंपाउंड का या एक ही एलिमेंट का जब अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे आपको मैं एक एलिमेंट का एग्जांपल समझाता हूँ, जो कार्बन होते हैं उसके तीन यानी कि क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं कोई बताना चाहोगे? एक मैं बता देता हूँ, शायद आप लोगों का दिमाग में क्लिक कर जाए। एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है क्या होता है ग्रेफाइट, दूसरा क्या होता है बताइए, बोलिए, डायमंड, तीसरा क्या होता है बल्क मिस्टर फुलरिन होता है। ये तीन होते हैं। यस सर।
ओके। Yes, sir. यानी कि अब देखो, यानी कि जब एक ही एलिमेंट या एक ही कंपाउंड का अगर जिस अलग अलग फॉर्म होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए, यानी कि हमारे पास यानी कि क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी कि जब डिफरेंट डिफरेंट आयनिक कंपाउंड होगा और उनका सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोगों को ये याद भी रखना है किसको ग्रीन विड्रॉल कहते हैं, किसको, यानी कि एक बार कई बार नीट में जो है सीधे सीधे पूछ देता है कि इप्सम का फॉर्मूला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इप्सम फॉर्मूला, यानी कि कौन सा मैच कर रहा है इप्सम फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है कि FeSO4, देखो सब में SO4 है, यानी कि जो आयरन होता है ना वो ग्रीन होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, FeSO4 यूज करते हैं। ठीक है, और 7H2, सब में 7H2 है, इसलिए इसको विड्रॉल करते हैं। यानी कि FeSO4.7H2 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ग्रीन विड्रॉल कहते हैं। और MgSO4.7H2 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इप्सम साल्ट कहते हैं। याद रखना, ये सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि FeSO4.7H2 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है ग्रीन विड्रॉल कहते हैं। और MgSO4.7H2 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है इप्सम साल्ट कहते हैं। और ZnSO4 डॉट को 7H2 को क्या कहते हैं, वाइट विड्रॉल। आप इसको याद भी रख लेना, आप लोगों का वाइवा होगा तो वहां पे पूछा जा सकता है कि ग्रीन विड्रॉल किसे कहते हैं या व्हाइट विड्रॉल किसे कहते हैं। अब पता नहीं आप लोगों के वाइवा होता है या नहीं होता है। Yes, sir. हाँ, तो वहां पे इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यानी कि क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे देखो इन सबका जो ना स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस एक से ज्यादा यानी कि जो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाएगा, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखो पॉली का मतलब बता दे, यानी कि बहुत सारे मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। देखो ZnS जो होता है ना, दो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। एक किस फॉर्म में पाया जाता है, स्पेलराइट के फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा यानी कि वुरजाइट के फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि क्या होता है, दो अलग अलग यानी कि जो है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि जो है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ZnS जो है यानी कि स्पेलराइट फॉर्म में पाया जाता है, और एक वुरजाइट में। एक मैंने एग्जांपल भी बताया, यानी कि किसका, यानी कि जो है कार्बन का। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार देखो पूछा जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी को हम लोग यानी कि क्या कह देते हैं, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। मेरी बात याद रखना कि जिसका साइज जितना छोटा होगा ना, उससे हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। फिर से बता रहा हूं कि जिसका साइज छोटा होगा उससे यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, उतना ज्यादा निकलेगी। जिसका साइज छोटा हो, जिसका बड़ा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम निकलेगी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास हम जो है NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं। अब जैसे डिसॉल्व करते हैं तो Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। और जैसे इसके साथ ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। आप लोग इसको किसमिस मत समझिएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब देखो ये जितना ज्यादा साइज छोटा होगा ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ भी ऐसा ही होता है, बस जस्ट अपोजिट साइड होता है। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी प्रकार से सो ऑन जो है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे अब यानी कि क्या होता है कि इसको ना घेर के रख लेते हैं। अब देखो जितना ज्यादा छोटा साइज होगा ना, तो उतने ज्यादा यानी कि मॉलिक्यूल्स को घेर के रखता है। तो यानी कि आप एक बात को याद रखना कि साइज अगर जो डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर साइज अगर जो इंक्रीज होगी
तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, आप इस बात को याद रखना बेटा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही कहता है एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज हाइड्रेटेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म एक्वस आयन। अब जैसे ही इन्होंने क्या करा कि कभी भी देखना कि जो कोई भी चीज डिसॉल्व होता है ना, वो बेसिकली इसी कारण से ट्रैप हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो, सोडियम जो आयन है वाटर के साथ जो है यानी कि ट्रैप हो गए, और जैसे ही ट्रैप हो जाता है जिस कारण से उसके अंदर जो यानी कि क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और जैसे डिसॉल्व हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पानी के अंदर जो है वो पूरी तरीके से घुल जाता है। हम यहीं पे रखते हैं, कल की क्लास में यहीं से बात करेंगे। और ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।